नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम आपकी मदद के लिए लाते हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो की प्लानिंग बेहतर तरीके से हो सके। जो गोल्स आपने डिफाइन किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस आपने पिक की हैं, वो सही है या फिर नहीं, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपको एडवाइस। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं योर मनी में। नोट कीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए उस पर। तो हेमंत जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और सबसे पहले तो इनफैक्ट आमतौर पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, उसी को प्रमोट करते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्टमेंट करने की बात तमाम व्यूअर्स के साथ करते हैं। लेकिन अगर किसी का शॉर्ट टर्म गोल हो ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म गोल्स भी क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके की प्लानिंग हो सकती है शॉर्ट टर्म होराइजन के साथ? जी दीपाली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शॉर्ट टर्म के जो गोल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा आपने पहले कहा कि हमारे देश में हम देख रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करें। और इसी कारण से हम देखते हैं कि जिस तरीके से एसआईपी का जो अमाउंट बढ़ रहा है हर हर महीने हर साल, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही प्लान तरीके से अपने अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। पर बिल्कुल सही है कि ज्यादातर निवेशक जो है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एक बड़ी रकम जुटानी होती है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे आपको घर खरीदना हो या अपनी रिटायरमेंट हो। तो ज्यादातर जो है निवेशकों का जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म पे होता है। और कहीं ना कहीं उसमें जो शॉर्ट टर्म के जो गोल्स हैं जो उतने ही इंपॉर्टेंट हुए जितने की लॉन्ग टर्म है, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो सही तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना हो, हम हमेशा कहते हैं कि अपना रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। उसमें जो इमरजेंसी फंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपकी फैमिली वेकेशन हो सकती है, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम हो सकता है, आपको एक कुछ गाड़ी खरीदनी है वो हो सकता है। होता क्या है कि क्योंकि ये गोल्स, इनमें से कुछ गोल ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, किसी में जरूरत होती है। तो हमें लगता है कि क्योंकि हम लॉन्ग टर्म जहां पे बड़ी रकम की जरूरत है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म जब पैसे की जरूरत होगी तो निकाल लेंगे। और होता क्या है कि क्योंकि हम उसको प्लान नहीं करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने जो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसकी एसआईपी को रोकते हैं या उस पैसे को निकालते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निवेशक शॉर्ट टर्म गोल्स को उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना लॉन्ग टर्म को। और साथ ही आई थिंक क्या होता है कि हम ऑब्वियसली मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा बचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज में अगर हमको जीना है तो वेकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके ऊपर भी उतना फोकस देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं भी आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, कई बार हमने ये देखा है कि निवेशक प्लान तो करते हैं शॉर्ट टर्म की, लेकिन सही तरीके से प्लान नहीं करते। एक मान लीजिए एक कॉर्पस बना लिया 4-5 लाख का कि चलिए जो भी शॉर्ट टर्म खर्चा आएगा वहां से निकल गए। कभी कभी वेकेशन में आप चले गए, आपने पूरा पैसा वहां पे खर्चा कर दिया, या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई वहां पे खर्चा कर दिया। तो जो बाकी गोल्स हैं कहीं ना कहीं आपको उन पे कंप्रोमाइज करना होता है। तो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म गोल्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने लॉन्ग टर्म। उसके लिए आपको वैसे ही प्लान करनी है जैसे आप लॉन्ग टर्म के सारे गोल डिफाइन करते हैं, कितना टारगेट है वो करते हैं, वही चीज आपको शॉर्ट टर्म के लिए करनी है। और मुझे लगता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले कर सकते हैं। वहां पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मनी मार्केट फंड्स है, लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है, आर्बिट्राज फंड है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी उनको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले। तो ऐसी ऑप्शंस हैं। आप शॉर्ट टर्म के जितने भी गोल्स हैं उनको डिफाइन कीजिए, उनका टारगेट बनाइए, उनके लिए पैसा बचाइए। तो एक तो आप आज में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, दूसरा आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें कभी भी कोई इंटरप्शन नहीं आएगी। तो बिल्कुल सही है, शॉर्ट टर्म गोल्स पे पूरा फोकस किसी भी निवेशक का होना चाहिए। अच्छा हेमंत जी, दो चीज़ें और आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो जब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी कैटेगरीज आपने रेकमेंड की हैं, आइडियली कितने टाइम होराइजन के लिए ये बेस्ट हैं? 2 इयर्स, 3 इयर्स, 1 ईयर? एक चीज़ वो समझना चाहेंगे। और दूसरा ये कि अगर आपने जो कैटेगरीज का मेंशन किया है, अगर कुछ स्पेसिफिक नेम्स आप सजेस्ट कर सकें। जी देखिए, ये जो गोल्स हैं, जैसे जो फंड्स मैंने ऑप्शन की बात की, जैसे मनी मार्केट है, लिक्विड फंड है, इसमें एक्चुअली किसी भी फंड में आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वही है
जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट वो इन्वेस्ट करते हैं वो भी एक जैसे हैं, तो उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर किसी भी फंड के साथ है तो आप कोई भी इन कैटेगरीज में कोई भी आप फंड ले सकते हो। जहां तक टाइम होराइजन की बात है, देखिए अगर आपको मान लीजिए 3 से 6 महीने का पैसा है तो आप लिक्विड फंड में जाइए, अगर 1 महीने या उससे कम का पैसा है तो आप मनी मार्केट फंड में जाइए, और जैसा मैंने कहा थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर होराइजन है आपका, आपको कुछ पैसा 1 या 2 साल के बाद चाहिए और आप नहीं चाहते कि वो पैसा इक्विटी में जाए और आप चाहते हैं कि भाई ये बिल्कुल सेफ रहे थोड़ा पैसा और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न हो, तो वहां पे आर्बिट्राज फंड की जैसे मैंने बात की वो ले सकते हैं। तो वहां पे कुछ एक फंड है, एसबीआई इक्विटी आर्बिट्राज फंड है, या तो फिर कोटक का इक्विटी आर्बिट्राज फंड है। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और जो मनी मार्केट फंड्स हैं उसमें आप देखेंगे अगर आप एनालिसिस भी करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट 2-3 फंड्स में है, अगर मैं नाम लूं, मान लीजिए एचडीएफसी में है, एक्सिस में है, एचडीएफसी में है, तो उनके जो लिक्विड फंड है, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले व्यूअर हमारे साथ जो कनेक्टेड है वो प्रदीप हैं सवाल पूछने के लिए। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैडम, मेरे को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना था मैडम। सारा थोड़ा पोर्टफोलियो मतलब ज्यादा ही हो गया, मतलब ओवरलेट है, तो किस किस से निकलना चाहिए। एक्चुअली इसमें एक हो रहा है, मैंने एसबीआई मैं एबीएसएल फ्लेक्सी कैप से निकल के अगर एसबीआई कॉन्ट्रा में करूं ताकि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, तो वो कैसे रहेगा? आदित्य बिरला फ्रंट लाइन इक्विटी से निकलकर आप चाहते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा ऐड कर ले, तो आप कोई एसआईपी नहीं कर रहे हैं, ये आपका लमसम पोर्टफोलियो है, राइट? हाँ लमसम नहीं, एक्चुअली बहुत साल पहले वो जो मतलब एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट किया था, तो अभी थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो गया थोड़ा पोर्टफोलियो। तो किसमें किसको किस मतलब नहीं, तो मुझे बताइए जो डिटेल्स आपने शेयर की हैं प्रदीप, ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है आपका और आप इन पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, राइट? यस राइट 100% मैडम, 100%। और अभी एग्जिस्टिंग आपकी वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की? अराउंड 33 के लगभग होना चाहिए आज की डेट में। 33 लाख के आसपास होना चाहिए। अच्छा, आपने मेंशन किया है सवाल में कि 5000 की एसआईपी भी करना चाहते हैं, राइट? यस अभी करना चाहते हैं, तो किसमें और करना चाहिए? और आपका गोल हाँ बोलिए। रिटायरमेंट 1.5 CR। ओके, तो 10 साल मान के चल लेते हैं। और हाँ, मैं इसमें एक चाह रहा था मैडम, ये एबीएसएल फ्लेक्सी कैप इसका परफॉर्मेंस उससे निकल के एसबीआई कॉन्ट्रा में कैसे रहेगा, या और कोई फंड जिससे निकल के किसमें किसको मर्ज करना चाहिए, वो भी सारा बिल्कुल बताएंगे आपको प्रदीप जी। पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब यही है, हेमंत जी पूरी हेल्प करेंगे कि आपको इनमें से किसी फंड से निकलने की जरूरत है या फिर नहीं, और अगर निकलें तो उस पैसे को कहाँ लगाएं, वो तमाम बारीकी आपको बताएंगे, आप बेफिक्र रहिए। हेमंत जी पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ जो कि फिलहाल लमसम है। एचडीएफसी मिड कैप 7.5 लाख, 5 लाख फ्रैंकलिन इंडिया फोकस, 4 लाख के डाल रहे हैं आदित्य बिरला फ्रंट लाइन इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मदे एसेट लार्ज कैप आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 2.5 लाख, आईसीसी प्रो मल्टी एसेट में 1 लाख, 1.5 लाख है इनका फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर फंड में, 85,000 कोटक स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा में 25,000। एसबीआई कॉन्ट्रा में सबसे कम कॉन्स्टिट्यूशन है, शायद इसीलिए सोच रहे हैं कि इसमें एलोकेशन इंक्रीज कर लें क्या। 1.5 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल में, 33 लाख एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू, 5,000 की एक एसआईपी भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। बताइए क्या सजेशंस इनके लिए? जी दीपाली, आई थिंक पोर्टफोलियो में डेफिनेटली जैसा उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा फंड है, करीब 11 फंड है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से डेफिनेटली आई थिंक जरूरत है कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें। बट अच्छी बात यह है कि प्रदीप बहुत क्लियर है इन टर्म्स ऑफ कितना टाइम होराइजन है इनके पास, क्या वो इनका टारगेट है। तो जैसे उन्होंने कहा कि 10 साल का इनके पास समय है, इनका टारगेट जो है करीब 1.5 करोड़ का है। इनकी जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की वो मैं देखूं, और जो 5,000 की एसआईपी की वो बात कर रहे हैं, वो अगर मैं दोनों को कंसिडर करूं कि वो इन्वेस्टमेंट अगर अगले 10 साल तक चले तो इनका कॉर्पस बनेगा करीब 1 करोड़ 20 लाख। यहाँ पे मैं रिटर्न एज्यूम करके चल रहा हूँ 12% का एनुअलाइज। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे थोड़ा गैप है, जितना उनको एक्यूमुलेट करना, जितना वो इस इन्वेस्टमेंट से कर पाएंगे। तो क्योंकि हालांकि 10 साल का समय है, लेकिन अगर आप एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी होल्डिंग पीरियड जो है ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। तो उस हिसाब से इनको 11,000 की एसआईपी और ऐड करनी होगी, यानी इनकी जो पूरी एसआईपी है वो 16,000 की एसआईपी हो। इसमें मैंने उनका जो करंट एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो भी इंक्लूड किया है, तब जाके वो अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये इनका फोकस होना चाहिए। अगर ये एक साथ 11,000 नहीं बढ़ा सकते, अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाएंगे, तब भी मुझे लगता है अपना टारगेट आराम से पूरा कर लेंगे। तो एक तो यहाँ पे फोकस करना है। दूसरा, इनके जो फंड्स हैं 11 फंड्स हैं, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है मैंने कुछ फंड आइडेंटिफाई किया, अगर वो चाहें तो उस पर अमल करके अपना पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं इनके,
उसमें से 3 फंड मुझे लगता है वो रख सकते हैं। एक है आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड, दूसरा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और तीसरा कोटक इमर्जिंग जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है। 3 फंड्स एग्जिस्टिंग 11 में से। बाकी जो मुझे लगता है 3 फंड और जो उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए वो देख सकते हैं। निप्पॉन मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप फंड में तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा। एचएसबीसी का लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें 35% मिनिमम एलोकेशन लार्ज और मिड कैप पे होगी और बाकी फंड मैनेजर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो जहां पे उनको लगता है वहां इन्वेस्ट करेंगे। और एक मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड। तो 2 लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 6 फंड्स हो आपके पास और जो आपकी करंट एलोकेशन है वो इन ए ग्रेजुअल मैनर आप इन फंड्स में लेके आइए, मे बी ऑलमोस्ट इन इक्वल प्रोपोर्शन, और उसी में अपनी आप एसआईपी कीजिए। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होगा, थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है वो सुधरेगी और इनका जो टारगेट है पूरा करने का 1.5 करोड़ का, वो पूरा कर पाएंगे। तो जो 6 फंड्स हुए टोटल, 3 इनको अपने पुराने पोर्टफोलियो से कंटिन्यू करने हैं, 3 आपने सजेस्ट किए हेमंत जी। इन 6 के 6 में जो 11,000 के एसआईपी आप रेकमेंड कर रहे हैं वो इन्हीं 6 फंड्स में डिप्लॉय करें। मैंने कहा कि अगर हमने शुरुआत नहीं की 5,000 की तो कुल मिलाकर उनको 16,000 की एसआईपी करनी है, तो वो इन फंड्स के अंदर वो डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और एसआईपी प्लस इस लमसम, इन दोनों को मिलाकर ये अपना गोल हासिल कर सकेंगे, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि अगर ये जो करंट इनकी वैल्यू है 33 लाख या 34 लाख, ये अगर 12% से ग्रो होती है और 16,000 की जो एसआईपी है वो अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं अगले 10 साल तक, तब जाके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ओके, ठीक है। तो प्रदीप जी, मैं सम अप कर दूं। पहले तो आपका पोर्टफोलियो बहुत सारे फंड्स हैं, इतने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 फंड्स ही आप रखिए। नोट कर लीजिए 6 फंड्स कौन से। 3 ऑलरेडी जो आपके पोर्टफोलियो के फंड है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है। 3 नए फंड्स ऐड कीजिए, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, एचएसबीसी लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप। टोटल हुए 6 फंड्स। अब जो बाकी फंड से आप निकलेंगे, जो बाकी सभी शेयर्स जिनसे फंड से जिनसे निकलने की सलाह दी गई है, उस पूरे पैसे को आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इन फंड्स में लगाना है। मतलब आप हर महीने भी थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, 50-50 हजार लगा दें, अप टू यू, लेकिन इक्वल एलोकेशन रखें इन 6 फंड्स में। तो यानी जो नया पोर्टफोलियो आपका, उसमें 33 लाख आपको इवनली डिवाइड करने हैं। रही बात आपकी इन्हीं फंड्स के साथ आप एसआईपी भी कर सकते हैं। 15-16 हजार की एसआईपी लगेगी, तो 5,000 से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे और इंक्रीज कीजिए, आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। ये सजेशन है। तो उम्मीद करते हैं आपने ये चेंजेस नोट कर लिए होंगे, फंड्स के नेम भी नोट कर लिए होंगे। सिद्धेश्वर कर्माकर झारखंड से हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धेश्वर जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार मैम। मैम मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजे हैं सर को, तो मैम मेरे को ये क्वेश्चन कि मेरा मतलब पोर्टफोलियो ठीक है, और मैम इसमें मैंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप लिख दिया, वो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप होगा, वो मैंने गलती से लिख दिया था निप्पॉन इंडिया। ओके ओके, पूछ लेते हैं। तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है का, आपने कौन सा फंड बोला? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की जगह इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है। गॉट इट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं इनके फंड्स बता देती हूँ। 3,000 ईच डाल रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। 2,000 है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इन्होंने लिख दिया था, लेकिन ये इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है। कोटक मल्टी कैप में 2,000, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 2,000 है इनके पास। रही बात इनके एसआईपी की, तो टोटल वैल्यू हो गई इनकी 14,000 पर मंथ। जितना इकट्ठा किया है राशि भी वो 5 लाख है। 25 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। हेमंत जी, क्या सजेशंस? जी सबसे पहले अगर हम इनके टारगेट से शुरुआत करें, इन्होंने कहा कि इनके पास 25 साल का समय, इनकी जो एसआईपी है वो करीब 40,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें वो कंटिन्यू करते रहे, और इसमें अगर मैं ये भी देखूं कि इनकी जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, उसको भी कंसिडर करता हूं, तो क्योंकि बहुत लंबा समय है इनके पास, तो करीब 3.25 करोड़ का कॉर्पस बनेगा, 3.25 करोड़। ऑब्वियसली इनका जो टारगेट है कहीं ज्यादा है, तो उसका एक तरीका ये है, क्योंकि इनके पास फॉर्चुनेटली जैसा मैंने कहा बहुत लंबा समय, 25 साल का समय, तो अगर ये अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें या टॉप अप करें हर साल 7% से 7 या 8% अगर करें, तो डेफिनेटली जो उनका लक्ष्य है 5 करोड़ का, वो पूरा कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये, और इसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है दीपाली के, एक तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फायदा होता है, दूसरा आपके जो सेविंग प्रोसेस में और इन्वेस्टमेंट दोनों में एक डिसिप्लिन आता है। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, उसका कुछ हिस्सा कंपल्सरी आप इन्वेस्टमेंट में करेंगे, और इसीलिए हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि अपनी एसआईपी को हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उसको स्टेप अप करें। तो ये एक सही तरीका होगा इनके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। इनका जो पोर्टफोलियो देखूं तो ब्रॉडली मुझे लगता है पोर्टफोलियो अच्छा है। हालांकि इन्होंने कहा कि निप्पॉन की जगह इन्वेस्को स्मॉल कैप है, वो भी एक अच्छा फंड है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो में मुझे 2 मिड कैप फंड दिख रहे हैं, एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप। मुझे लगता है दोनों में से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक बेटर ऑप्शन रहेगी।
तो आप एक ही फंड रखिए अपने पोर्टफोलियो में, और जो 4000 है टोटल दोनों का मिला के, वो एक ही फंड में आप रखिए, और ग्रेजुअली जो पैसा आपका HDFC में है वो वहां पे आप मूव कर सकते हैं। तो एक ही मुझे लगता है बदलाव। और दूसरी बात, शायद इनके पास कुछ पैसा 30,000 उन्होंने गोल्ड फंड में रखा हुआ। देखिए 25 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो और थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा हिस्सा अगर आप गोल्ड में रखते हो तो कोई पर्पज सर्व नहीं करना, तो मुझे लगता है वो भी आप किसी इक्विटी फंड में आप ऐड कर दीजिए, तो आई थिंक वो बेहतर है तो बजाय गोल्ड फंड के। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर राय दी गई है 14,000 के SIP करें या फिर एनुअल 7% का एलोकेशन इंक्रीज करते रहें ताकि अपने गोल को हासिल कर सके। एग्जिस्टिंग SIP से 3.25 करोड़ का लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे। 5 करोड़ के लिए SIP अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। थोड़े से बदलाव सजेस्ट किए गए हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, 4,000 के SIP कर सकते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज से निकलने की सलाह है, तो ये सजेशन रहा आपके लिए। अब बात करते हैं अगले व्यूअर की। डॉक्टर DK सिंह ने ईमेल के थ्रू सवाल भेजे है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। मंथली SIP है 36,000 पर मंथ, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1.3 करोड़, 12 ईयर्स में 6 करोड़ का इनका टारगेट है। साथ ही इनका जो पोर्टफोलियो में देखूं तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी 10,000 पर मंथ, साथ ही इनके पास है ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ भी इनकी 10,000 पर मंथ है। 5,000 है HDFC मिड कैप, 3,000 ICICI प्रू मल्टी कैप, 2,000 ईच है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप, निपॉन इंडिया ग्रोथ और बंधन स्मॉल कैप। बताइए हेमंत जी, क्या सजेशन इनके लिए? जी बिल्कुल, यहाँ से भी अगर हम इनके टारगेट से शुरुआत करते हैं, इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, अभी जो कॉर्पस है वो करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख है। 12 साल का इनके पास समय है। इनका जो टारगेट है वो 6 करोड़ का है, और इनकी जो करंट SIP है वो 36,000 की है। तो अगर ये जो अभी पैसा उन्होंने एक्यूमुलेट किया वो, और जो अपनी SIP है, अगर उस प्रोसेस को अगले 12 साल तक कंटिन्यू करते हैं, और अगर हम 12% का रिटर्न अगर एज्यूम करके चलें, तो इनका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक इन्होंने जो प्लानिंग की है उसका फायदा उनको होगा आगे जाके, क्योंकि ये अपना टारगेट जो उन्होंने बनाया है वो अचीव कर पाएंगे। ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा कि कभी कभी जब हम टारगेट बनाते हैं तो कुछ समय ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सही तरीके से अनुमान लगा सकें कि हमें कितना पैसे की जरूरत है। अगर स्पेसिफिकली अगर आप रिटायरमेंट या ऐसे किसी गोल के लिए आप जब कॉर्पस बनाना चाहते हो, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने टारगेट को भी अपवर्ड रिवाइज करें इन कनेक्शन विद आपकी जो करंट इनकम है, आपका जो लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से। तो कभी कभी क्या होता है, हम टारगेट बनाते हैं और उसी के ऊपर चलते हैं, तो एक टारगेट को अपवर्ड रिवाइज करना भी जरूरत है। बट जैसा मैंने कहा, इनका जो करंट टारगेट है उसको पूरा करने में इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के ये कंटिन्यू करते रहें। इनके पोर्टफोलियो में मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत है। जैसे अगर आप देखें, इनके पास एक ICICI प्रू डिस्कवरी फंड है और ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है जो एक थीमेटिक फंड है। और इन दोनों में अगर आप देखें, 36,000 में से 20,000 की इन्वेस्टमेंट एक वैल्यू फंड और एक थीमेटिक फंड में, जो करीब करीब 55% है उनके करंट इन्वेस्टमेंट का। तो मुझे लगता है कि इनका जो एक्सपोजर है इसमें थोड़ा ज्यादा है। इसको कम करके एक जो वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है जैसे लार्ज एंड मिड, उसमें रखें। तो जो थीमेटिक फंड है इनका ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड एक अच्छा थीम है, बट मुझे लगता नहीं कि हर इन्वेस्टर के लिए वो सूटेबल है। तो वहां से निकल के अगर ये HSBC लार्ज एंड मिड कैप को देखें, तो आई थिंक जो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वो पोर्टफोलियो में बेहतर होगा। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने 4 फंड में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की 2-2 हजार की। उसमें मिड कैप फंड भी है, स्मॉल कैप फंड भी है, 2 स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप है, जैसे निपॉन ग्रोथ है वो मिड कैप फंड है, ICICI ब्लू चिप में 2000 है, निपॉन इंडिया स्मॉल में 2000 है, बंधन स्मॉल में 2000 है। तो ये जो ऐसा जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो जो हमारी एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में, उसको मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे लगता है ये पूरा पैसा अगर एक मल्टी कैप फंड में लगाए, जैसे कोटक मल्टी कैप फंड है जो आई थिंक अपनी कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड है, उसमें आपको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिलेगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। एक डिसिप्लिन तरीके से मिनिमम 25% एलोकेशन तीनों सेगमेंट में रहेगी, और बाकी 25 जो है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है। तो जो ऑब्जेक्टिव आप इन 4 फंड से लेने की कोशिश कर रहे हैं, वही आपको एक फंड से मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि 4 की बजाय आप एक फंड रखें। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ उनके पास HDFC मिड कैप फंड है और ICICI मल्टी कैप फंड है। इसमें टोटल मिला के 8,000 की इन्वेस्टमेंट है। अगेन हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में, उसमें कहीं ना कहीं रिस्क और रिवॉर्ड का ध्यान में रखते हुए हम उसको रीबैलेंस करें। तो मुझे लगता है कि ये पैसा अगर आप ICICI प्रू लार्ज एंड मिड फंड में रखें तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। 8,000 रुपए जो 2 फंड में है वो एक फंड में कीजिए। तो देखिए पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होगा, जो सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन लेवल मिलना चाहिए वो मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट की वो भी बेहतर हो।
ओके, चलिए, तो ये राय दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं, ये आपके लिए स्ट्रैटेजी है। चलिए फटाफट से रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यौमनी, हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट से लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू विशाल कुमार ने भेजा है नई दिल्ली से। इनका सवाल है कि इनकी 52,000 की मंथली एसआईपी चल रही है। फिलहाल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 88 लाख से 20,000 के एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं, यानी फिर इनकी लगभग 72,000 की टोटल एसआईपी हो जाएगी। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इनका पोर्टफोलियो में मेंशन करूं क्विकली तो इनके पास है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, डीएसपी ब्लैक रॉक मिड कैप, एचडीएफसी टॉप 100, साथ ही बंधन फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी और आदित्य बिरला प्योर वैल्यू। बताइए क्या सजेशन रहेंगे हेमंत जी इनके पोर्टफोलियो पर? जी देखिए, इनकी जो करंट एसआईपी 52,000 की है और इन्होंने अपना टाइम होराइजन नहीं बताया है, क्योंकि ये ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो है। तो मैं हाइब्रिड फंड भी है ऑफ कोर्स, तो मैं ही मान के चल रहा हूँ कि ये थोड़ा लंबा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि इनका गोल जो है वो वेल्थ क्रिएशन, तो अगर मैं मान के चलूँ कि ये 14 साल तक, यानी अगर जब तक वो रिटायर होते हैं, अगर मैं 60 की एज लेके चलूँ, तो ये अगर अपना पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 6.5 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। यहाँ पे हमने 12% के एनुअल रिटर्न को एज्यूम किया है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि कितना उनका लक्ष्य, कितना उनका टारगेट बनेगा, कितना कॉर्पस बना पाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं पोर्टफोलियो को देखूं तो मुझे लगता है एग्जिस्टिंग फंड में से 3 फंड वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट 10,000 रुपए, निपॉन मल्टी कैप में 10,000 रुपए और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप में 8,000 रुपए। बाकी जो फंड्स है मुझे लगता है उससे बेहतर ऑप्शन है। तो 2-3 फंड्स हैं जो वो कंसिडर कर सकते हैं, जैसे एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप, हमने थोड़ी देर पहले भी इस फंड की बात की थी, वहां पे 8,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। बजाज फिंसर्व फ्लेक्सी कैप जहाँ पे 8,000 और इन्वेस्टको इंडिया फोकस फंड वहां पे 8,000, तो कुल मिला के 6 फंड्स होंगे इनके पास। और जैसा इन्होंने कहा कि 20,000 से अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं, तो तीनों फंड 6 के जो फंड है उनमें 4 फंड के अंदर वो 3,000 पे बढ़ा सकते हैं, और 2 फंड है निपॉन मल्टी कैप और एचएसबीसी लार्ज एंड मिड, वहां पे वो 4,000 पे ऐड कर सकते हैं। तो इन्हीं फंड में अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। हमने कोशिश की है कि जो बाकी जो नए फंड्स ऐड करके पोर्टफोलियो में सही मायने में क्वालिटी को इंप्रूव करके हम थोड़ा बैलेंस रखें इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। ओके,
चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आपकी तरफ से जो पिक्स रहेंगी वो क्या रहेंगी और टॉप फंड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जी देखिए, 4 फंड है। एक मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप लार्ज एंड मिड में हम HSBC लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड वो देख सकते हैं, और साथ ही फ्लेक्सी कैप में बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।